Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में और बात की हमने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ओरिजिनली तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उसके अंदर तो किसी भी तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। तो इन्हीं सारी बातों का उत्तर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज नॉट ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट वॉज लेटर ऑन अडॉप्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्यों 1976 थी? क्या स्पेशल बात है 1976 ईयर में? थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, उस समय पे इमरजेंसी चल रही थी भारत में। इंडिया वॉज अंडर नेशनल इमरजेंसी। उस समय पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा घेराव किया गया, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठे। तो बचने के लिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना भारत के नागरिकों को उनकी ड्यूटीज़ का भी एहसास कराया जाए। उन्होंने बोला कि आपके पास राइट्स हैं, मैं मानती हूँ, आपके राइट्स लिए गए हैं, मैं मानती हूँ, बट आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी तो हैं। इंडिया की तरफ आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसे कौन फुलफिल करे? तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर मान लीजिए, या आप मान लीजिए अपने बचाव के लिए उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने का सोचा। बाय व्हाट? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पार्ट 4A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसी के साथ साथ आर्टिकल 51A भी ऐड कर दिया गया। अब आइए समझते हैं कि कौन सी वो तीन जो हैं ड्यूटीज़ थी जिनको ऐड नहीं किया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि पेनल्टी जो है वो लगाई जानी चाहिए अगर कोई भी उन ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करता है, अपना काम नहीं करता है। तो पहली तो ये नहीं मानी गई। दूसरा बोला गया स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा कि अगर पेनल्टी लगाते वक्त किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए। जब पहली पेनल्टी लगाई ही नहीं जा रही तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कैसे होगा? तो ये दोनों नहीं मानी गई। और तीसरी थी ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ये तीनों को इंक्लूड नहीं किया गया। अब आइए जानते हैं एक एक करके कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी। सबसे पहले टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस चीज को आप समझिए कि मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं, ठीक है, मैं अपने वीडियोस यूट्यूब पे डाल पा रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 19 गिव्स मी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हर एक चीज पब्लिक लाइफ में हर एक चीज चलती है किसके अनुसार? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। और पब्लिक लाइफ में अगर सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है, भारत के नागरिकों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी चीज के ऊपर सारी चीजें बेस्ड है इंडिया में। तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी, इसके अंदर दिए गए प्रोविजंस को फुलफिल करना है और उन्हें फॉलो करना है। इसके अलावा नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं उनकी इज्जत करनी है, उन्हें रिस्पेक्ट करना है। सेकेंड ड्यूटी टू चेरिश द नोबल आइडियाज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब आप ऐसे समझिए कि जो मॉडर्न इंडियन नेशन हम देख रहे हैं आज के समय का, वो आया नेशनल मूवमेंट के थ्रू। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? तो जब तक इंडिया नेशन नहीं बना था उससे पहले हम मराठी थे, राजस्थानी थे, बिहारी थे, बंगाली थे। तो इंडियन नेशनल जो बना, तो जब हम इंडिपेंडेंस का युद्ध लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंस वॉर लड़ रहे थे, उस समय पे एक कॉमन ग्राउंड बना, इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उन आइडियल्स को हमारे पास नहीं रखेंगे, तो इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग वीक पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट टू प्रोटेक्ट इंडिया, भारत की अखंडता और संप्रभुता को बचाना। टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब इस पे तो कोई भी तरीके का डिस्कशन हो ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, ये तो हमें करना ही करना है कोई भी हालत में, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही नहीं, जो भी भारत से कुछ ले रहा है, भारत में जॉब कर रहा है, अगर विदेशी नागरिक भी है तो भी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने जो भारत से लिया है उसके एवज में भारत की रक्षा करे, इंडिया को प्रोटेक्ट करे। फोर्थ पॉइंट टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर सर्विसेज। वैसे तो हमारी इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि कभी उसे हमारी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, हम सब कुछ कर सकती है हमारी इंडियन आर्मी। बट एक पॉइंट ऐसा आ गया, भगवान ना करे ऐसी एक
घड़ी आ गई जिसके अंदर इंडियन आर्मी को हमारी ज़रूरत हो, तो हमें वहाँ हमारी सर्विस देनी पड़ेगी। ये सिर्फ हमारी ड्यूटी ही नहीं है, ये स्टेट का राइट भी है कि वो हमसे कंपलसरी सर्विसेज ले सकता है। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, भारत के अंदर अनेक अनेक जाति के, धर्म के, संस्कृति के लोग रहते हैं, ठीक है। इन सब के बीच में एक समन्वय बनाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक हार्मनी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबके बीच में एक भाईचारा हो, ये हमारी ड्यूटी है। इसके प्रति जो भी कदम उठाए जाएं वो हमारी तरफ से उठाए जाने चाहिए। दूसरी चीज़ कि वुमन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना ये हमारा कर्तव्य है, और ये 1976 में ऐड किया गया है, बट ये हमारा कर्तव्य हमेशा से रहा है। कितने युद्ध हुए हमारे इतिहास में और कितने वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए, तो इन सारी चीज़ों को मन के अंदर रखना है, और आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा काम आपकी तरफ से ना हो जो वुमन की डिग्निटी के खिलाफ जाए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कम्स टू वैल्यू एंड प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। अब कंपोजिट कल्चर में एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक है इंडिया का हिंदू, एक है नेपाल का हिंदू, एक है इंडिया का क्रिश्चियन, एक है इंग्लैंड का क्रिश्चियन। क्या कॉमन हैं दोनों? क्या वो एक तरीके के होंगे? नहीं। इंडियन हिंदू एंड इंडियन क्रिश्चियन विल हैव अ सिमिलर कल्चर, रहने खाने का, बोलने का उनका सिमिलर होगा, ठीक है। क्या इंडियन क्रिश्चियन अगर इंग्लैंड में जाता है तो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएगा? कुछ चीज़ों पे कनेक्ट कर पाएगा, बट जो कल्चर है वो तो डिफरेंट होगा ना। तो एक इंडिया का कंपोजिट कल्चर है जो धर्म से, जाति से, इन सब से अलग है, जिसके अंदर इंडिया का हमें कंपोजिट कल्चर दिखता है, इंडिया की एक झलक दिखती है, तो उसे प्रिजर्व करना है। टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। जब हम नेचर की बात करते हैं तो इंडिया इज ब्लेस्ड विथ नेचर, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर देश कोई भगवान का प्रिय देश जो है वो है इंडिया। देखा है आपने रशिया के अंदर ठंड पड़ती रहती है भयंकर, ठीक। आप अफ्रीका वाले इलाके में चले जाइए, वहां पे कितनी बीमारियां फैल रही एनवायरनमेंट की वजह से, वहाँ की सीजन्स की वजह से। हमारे यहाँ पे हम अलग अलग तरीके की चीज़ें देख पाते हैं। हम यहाँ पे हिमालयाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे बर्फीले पहाड़ देख पाएंगे। साउथ के अंदर चले जाएं, वहाँ का फ्लोरा और फोना अलग होगा बिल्कुल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, वहाँ की बिल्कुल ही आपको नेचुरल एनवायरनमेंट अलग दिखेगा, और हमारे राजस्थान के डेजर्ट की तो बात ही क्या करनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, इनका ध्यान रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं यहाँ पे, हो सकता है मेरी कोई बात आपको पसंद ना आए या उससे आप सहमति ना रखते हो, तो ऐसे समय में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि मैं आपसे डिस्कशन करूं, आपके व्यूज़ को जानूं, अगर मैं गलत हूं तो अपने आप को सुधारूं। ये है साइंटिफिक टेम्पर, ग्रोथ की तरफ हो, ऐसी सारी चीज़ें। ह्यूमनिज्म, इंसान को वैल्यू देनी कि इंसान सब कुछ कर सकता है। हमें इन जो प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है। मंगल मिशन, हम सब ने देखा हॉलीवुड में जितने के ऊपर उस पर मूवी बनी, उससे भी कम खर्चे के अंदर हम पहुंच गए मंगल तक। कितने गर्व की बात है हमारे लिए, हमने एक्सेल किया उस चीज़ के अंदर। ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर फील्ड में एक्सेल करें। अगर कोई खेल रहा है तो वो खेल की फील्ड के अंदर अपने आप को सर्वोच्च पद तक लेके जाए, ठीक है। अगर कोई पढ़ा रहा है इंडिया के अंदर से तो वो इंटरनेशनल लेवल के अंदर अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाए। एक्सेल करना हमारी ड्यूटी है। इंडिया के मान को बढ़ाना, भारत के मान को बढ़ाना, ये हमारी ड्यूटी, ठीक है। 11th पॉइंट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। अब ये पेरेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, एंड दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसके थ्रू ऐड की गई। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? जब ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन है हमारे पास अंडर आर्टिकल 21, तो इस चीज को जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, दैट इज ऑन आर्टिकल 21। मैं यहाँ पे उसकी लिंक दे दूंगा, वो जाइएगा, वीडियो लेक्चर देखिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हम नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को भी काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। महात्मा गांधी ने हमें ये प्रिंसिपल दिया, किसी भी तरीके से
पब्लिक प्रॉपर्टी का हमें नुकसान नहीं करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये हमारा कर्तव्य होगा कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी संरक्षण करें। ठीक, अब समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसको। सबसे पहले, ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों पे ही लागू होगा। सेकेंड, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, इसको लेके हम कोर्ट नहीं जा सकते कि ये प्रॉपर फॉलो नहीं हुई। ठीक है, इसी के साथ साथ इस पे कोई लीगल सैंक्शन नहीं हो सकते। अगर मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूं, इनमें से कोई भी ड्यूटी नहीं निभा रहा हूं, तो मेरे पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। बट यही नहीं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए। पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, अपने आप एप्लीकेबल नहीं होगी ये, जस्ट बिकॉज दिस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट दूसरा लॉ बना सकती है, तो ये पार्लियामेंट को हमने अधिकार दे दिया, ये इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ा देता है। अब समझते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या कमजोरियां रहेंगी। पहली चीज तो ये देखिए कि ये सारी जो चीजें हैं मोरालिटी की बात है। ठीक, इसके पीछे कोई भी हम बोल सकते हैं कि एनफोर्सिएबल फोर्स नहीं। इंडिया के अंदर लोग कानून तोड़ देते हैं, तो मोरल प्रिंसिपल्स को तो इतनी आसानी से क्या ही मानेंगे। दूसरी चीज, ये तो हमारे पास हमेशा से रहे, वुमन की इज्जत करना, टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ वुमन, दैट हैड बीन ऑलवेज देयर। ठीक है, टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज अंडरस्टूड। तो जितनी भी चीजें बताई गई हैं, देयर इज नथिंग नोवल इन इट, ऐसा कुछ नहीं था जो भारत के नागरिक फॉलो नहीं कर रहे थे। हाँ, हम इसके अंदर एक्सेप्शन छोड़ देंगे, आप बोलोगे सर क्रिमिनल्स नहीं करते, बट क्रिमिनल्स को हम एक्सेप्शंस के अंदर गिनेंगे। ठीक है, एंड एक्सेप्शन इज नॉट रूल, एक्सेप्शन हमेशा रूल नहीं होता है, वो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है वो। तीसरी चीज, ये लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती। ठीक, लिमिटेड ऐसा लग रहा है, ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो इस पे काम किया जा सकता है आने वाले भविष्य के अंदर। अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जब हमने इतना पढ़ा तो उसकी कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगी। सबसे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो आई एम 110% श्योर कि आप सबको अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होगी कि अरे हम तो ये थोड़ा गलत कर रहे थे, अब आगे से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, भले ही वो वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपके मन से चली जाए, बट ये जो 10-15 मिनट का वीडियो लेक्चर है, इस दौरान तो आपके मन में आई, तो एक रिमाइंडर की तरह काम किया। दूसरी चीज़, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए एक वार्निंग है कि आप ऐसा कुछ करने का सोचे भी ना, अपने दिमाग में ऐसा कोई भी विचार ना लाए। तो वार्निंग तो दी जा सकती है, वो इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, बट हम उसे प्रोटेक्ट करने की तो कोशिश कर ही सकते हैं ना। ये काम करती है कोर्ट को हेल्प करने में। कैसे? फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसा समझिए कि एक गाइडलाइन की तरह काम करती है। कोर्ट किस तरीके से कोई भी लॉ को वैलिड या इनवैलिड बताएगा? कोर्ट कैसे बताएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के खिलाफ जा रहा है? तो उसे चाहिए गाइडिंग प्रिंसिपल, उसे चाहिए एक लाइट हाउस जो डायरेक्शन दिखा पाए। जैसे हमने डिस्कस किया था डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं किसी भी लॉ की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज भी वैसा ही काम करती हैं। ये अपने दिमाग में क्लियरली आप बिठा लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अपने आप इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, बट पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो लॉज बना सके, और ऐसे काफी सारे लॉज बनाए भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। So I hope you like this video lecture. Thank you very much for watching, and please like, share and subscribe if you like this video lecture. Thank you very much.